स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सोशल वर्क थ्योरीज़ के बारे में कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं सोशल वर्क की जो इम्पोर्टेंट है सोशल वर्क में पूछी जाती है। इसमें अगर मैं बात करूं इस क्लास में तो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, एमपी सेट और यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कौन कौन सी थ्योरीज़ के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या तो इसकी क्लास आप सबकी चलेगी, वहाँ पर तो आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा इसका। एक थ्योरीज़ होती है सोशल वर्क में, अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसे बोलते हैं साइको सोशल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ वगैरह स्पष्ट है ना? अगर जी हाँ, सर। अगर मेरी आवाज़ वगैरह यस स्पष्ट सर, नहीं जी होगी सर। तो आप लोग जो है मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात अगर अच्छा, ये जो साइको सोशल थ्योरी है ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, सन 1950 में आई थी। अच्छा, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, केवल थ्योरीज़ आपको बता दूं कौन कौन सी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। एक साइको सोशल थ्योरी है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक हम लोग पढ़ेंगे अटैचमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। और एक थ्योरी हम लोग देखेंगे सिस्टम थ्योरी, और आगे अगर हम बात करते हैं तो बिहेवियर थ्योरी एक देखेंगे, बिहेवियर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक कॉग्निटिव थ्योरी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉग्निटिव से अप्लाइड भी प्रश्न बनाए जाते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी एक होती है, ठीक है। इस थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉग्निटिव से पेपर में सवाल भी आता है। और उसके बाद हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर, एक कॉग्निटिव थ्योरी होती है, ठीक है, जो इमोशनल रिस्पॉन्स की बात कर रहा होता है। तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इस रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, प्रतिक्रियाएं कैसे जाहिर कर रहा है। और उसके अंतर्गत बेसिकली पेशेंट के अंदर देखने को बीमारी वगैरह, डिजीज़ वगैरह मिलती, फोबिया वगैरह। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव, ध्यान रखेंगे, एक हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी के बारे में, ठीक है। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखें कॉग्निटिव में। एक ओसीडी और इसमें एक आता है आपका पीटीएसडी। ये दो बातें इम्पॉर्टेंट है। इसको बेसिकली बोला जाता है ऑब्सेसिव बोला जाता है इसको। और कम जो है कंप्लेसिव डिसऑर्डर कहते हैं इसको, ठीक है ये। और एक होता है पीटीएसडी, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं इसको, स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। ये दो डिजीज़ इसमें देखने को खासकर मिलते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिसऑर्डर हैं ये एक प्रकार से ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एक आता है मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है, मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है, एक ये पढ़ेंगे। और एक आता है एम्पावरमेंट थ्योरी, ठीक है, एम्पावरमेंट थ्योरी आती है। और एक आएगा आपका टास्क सेंट्रल्ड मॉडल आता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। और एक पढ़ेंगे हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन। और एक आएगा आपका नरेटिव, और एक आता है साइको एनालिसिस थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक आपका आता है सोशल लर्निंग, ठीक है, सोशल लर्निंग आता है, ठीक है। और एक आपका एक आता है आपका एस आर थ्योरी एक पढ़ेंगे हम लोग,
एचआर थ्योरी के बारे में देखेंगे। एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आती है इवान पैट्रिक पावलोव का, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपका आएगा गेस्टाल्ट एक थ्योरी आएगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इनसाइड लर्निंग एक पढ़ेंगे, इनसाइड लर्निंग को हम लोग जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। और एक आता है प्रतिस्थापन थ्योरी होती है, इसके बारे में देखेंगे। और एक होता है आपका आता है क्षेत्रीय सिद्धांत होता है कर्ट लेविन वाला, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और एक हम लोग देखेंगे लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत रॉबर्ट गेने का आता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद एक हम लोग देखेंगे अनुभवजन्य का सिद्धांत, ठीक है। और एक आप देखेंगे अनुकरण का सिद्धांत। कुल कितने थ्योरीज हुई हैं बता सकते हैं क्या आप लोग? कुल कितनी थ्योरीज हुई हैं बता सकते हैं आप लोग? बताइए। 20 के आसपास हुई थ्योरी, ओके। इन थ्योरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं आपको जो मेन थ्योरीज हैं उनके डीप में जाऊंगा, और जो मेन थ्योरीज नहीं हैं उनको सिर्फ उद्देश्य के साथ वर्ष और उसका जो विद्वान है जिसने इसके बारे में बताया है उतनी ही चीज़ें मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम लोग, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए। जी सर। ओके जी सर। बात करते हैं अब। यहाँ पर मैं नोट करके समझाऊंगा ताकि आप अच्छे सारी चीज़ें समझ सकें, है ना। तो पहले आप लोग नोट करिएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत हम जो पढ़ने वाले हैं वह होगा आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। ध्यान से आप सभी लोग इसको जो है पढ़ेंगे और देखेंगे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, संज्ञानात्मक जो थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत क्या करें आप इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं ये, ठीक है। अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए कि कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉग्निटिव थ्योरी है, स्पष्ट है? एक बार कंफर्म करिए। जी यस सर। अब ये जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, इस सिद्धांत में बेसिकली कई बातें जिक्र की गई हैं बच्चों को विकास को लेकर, है ना, बालक के विकास को लेकर, मनुष्य के विकास को लेकर कई कॉन्सेप्ट ये जो है रिप्रेजेंट करता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इसमें अवस्थाओं से भी सवाल पूछाते हैं कि कौन कौन सी अवस्था हैं इनमें कॉग्निटिव थेरेपी में, थ्योरीज में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना कि और स्टेजेस के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से स्टेजेस जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी को बेसिकली दो नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं लिखा हुआ पेपर में आता है कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट एक ही आता है। और एक इसी को कहा जाता है एक और नाम से डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी, दो नामों से यहाँ पर जाना जाता है इसको। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। अब इस थ्योरी में जीन पियाजे का से अगर नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि ज्ञान का विकास के बारे में किसने परिभाषा दिया है, ज्ञान का विकास, तो भी नाम आप लगाएंगे जीन पियाजे का। विकास क्रम में होता है, ये बात किस विद्वान ने कहा है? विकास क्रम में होता है, तो जीन पियाजे ने कहा है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है,
ठीक है, नन्हा वैज्ञानिक है। ये कॉन्सेप्ट पूछता है किसने कहा है, तब भी आप जीन पियाजे का नाम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विश्व में स्वयं का ज्ञान का खोज, स्वयं का ज्ञान की खोज करता है, ये बात किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, याद रखेंगे। और भाषा संज्ञानात्मक विकास का आधार है। जो भाषा है वो बेसिकली संज्ञानात्मक विकास का आधार है, विकास का आधार है। ये किस विद्वान ने कहा है, तब भी आप नाम जीन पियाजे का लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप पेपर में सवाल आए कि विभिन्न अवस्थाओं में बच्चा जो है भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया या खोज करता है, प्रतिक्रिया या प्रक्रिया या खोज करता है, तो भी जवाब आप लोग लगाएंगे जीन पियाजे का नाम। और एक लास्ट कर लीजिए आप लोग, वातावरण करिएगा। ठीक है, वातावरण में ज्ञान को अनुकूलित कर लेता है। बच्चा जो है वातावरण में ज्ञान को अनुकूलित कर लेता है। तो ये बात किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सारी बातें जो है किस विद्वान ने बोला है, तो जीन पियाजे ने बोला है। ठीक है, ये बात आप श्योर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें कंफर्म हो गई तो आप बताएं, मैं आगे बढ़ूँ। जी सर, जी सर, एक बार पिछला स्लाइड बताएंगे। सॉरी, फिर से पूछे सर, एक बार पिछला स्लाइड बताएंगे आप। पिछला स्लाइड में क्या है? हाँ, ये जो संज्ञानात्मक थ्योरीज हैं उनके नाम है। थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ थ्योरी, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यही पिछले स्लाइड से है ना। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने, अगर हम बात करें आप लोगों से, कुल टोटल जो है 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, एक अवस्था आती है, उनको उपनाम बताया था क्या भैया, आप ऊपर बताएं जो किस चीज़ का सर? जो संज्ञानात्मक सिद्धांत बताएंगे, और जो नाम बताया आपने, या इनको उपनाम से बोल सकते हैं क्या? इनका कोई उपनाम नहीं है। जीन पियाजे की थ्योरीज का कोई उपनाम पूछ रहे हैं आप ना? हाँ, जैसे आप जो 2 नाम बताए ऊपर, क्यों इस नाम से भी जान सकते हैं। हाँ, नहीं, कोई उपनाम नहीं है कॉग्निटिव थ्योरी का। ठीक है ना, यही नाम है। ठीक है, पहला इसमें अगर हम बात करें 4 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था जो होती है वो होती है संवेदी। ठीक है, क्या होती है वो? संवेदी पेशीय अवस्था। इसी को केंद्रीय गामक अवस्था भी कहा जाता है। केंद्रीय गामक अवस्था भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, इसी को केंद्रीय गामक अवस्था भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोला जाता है इसको? सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। सर, इसी को सर केंद्रीय या इंद्रिय क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय गामक अवस्था है। ठीक है, ठीक, केंद्रीय गामक अवस्था है। केंद्रित नहीं है, केंद्रीय है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आता है इनका एक पूर्व। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है ये दूसरा। इसी को हम लोग पूर्व, कहीं कहीं पेपर में मिलता है प्रत्यात्मक अवस्था भी, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी कहीं कहीं इसे बोला जाता है। ये दूसरा स्टेज है। ठीक, अच्छा, ये जो इसकी आयु है बेसिकली पहले वाले की, वो 0 से आप 2 वर्ष करिए। ठीक है,
0 से 2 वर्ष, और 2 से लेकर 7 वर्ष आप कहेंगे दूसरे स्टेज का। इसे अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसे, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेज हो जाएगा। एक तीसरा स्टेज है। तीसरे स्टेज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उसको बुलाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को हम लोग ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त को ही ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, या प्रत्यात्मक अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, अवस्था इसको बोलते हैं। इसकी जो आयु है वो 7 से लेकर 11 वर्ष है, ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, तो इसे कॉन्क्रीट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। कॉन्क्रीट जो है ऑपरेशनल, ठीक है, स्टेज बोला जाता है। ये था तीसरी अवस्था, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट इनकी चौथी अवस्था जो है वो भी देख लीजिए आप लोग। सभी लोग लिख रहे हो ना? यस सर। और चौथा लास्ट अवस्था जो है वो मूर्त, या इसी को औपचारिक, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, ठीक है, अवस्था बोला जाता है, ठीक है। इसकी आयु जो है 11 से 18 वर्ष होता है, ठीक है। इससे अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो अमूर्त है, तो जाहिर सी बात ये अब्स्ट्रैक्ट होगा, या इसे फॉर्मल का नाम दिया जाएगा। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप फॉर्मल लिखें, फॉर्मल, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्था इन्होंने दिया है। अब एक एक अवस्था में जो मेन मुख्य बातें हैं उसको थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, उनसे भी पेपर में सवाल जो है पूछा जाता है। पहला अवस्था का नाम बताइए, क्या नाम था सर? संवेदनात्मक, हाँ, संवेदी हाँ, या पेशीत्मक, आप संवेदात्मक भी कह सकते हैं, और या संवेदी पेशी अवस्था भी बोल सकते हैं, जो जन्म भी बोल सकते हैं, और 0 से आप 2 वर्ष कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें बालक क्या होता है कि इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। अगर बालक किसी चीज़ को सीखता है तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा, क्या माध्यम यूज करता है? इंद्रियां। इंद्रियों का प्रयोग करके बालक सीखता है। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं आप जानते हैं, बच्चे देखकर सीखते हैं, यानी आँख है ना, आप सबको पता होगा, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग से सीखता है बच्चा। आँखों से देखकर सीखता है, कानों से अगर बात करें हम तो सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ यानी स्वाद की बात करता है, त्वचा यानी फीलिंग की बात करता है। इन्हीं के माध्यम से बालक जो है कोई भी चीज़ें हैं समाज में सीखता है और उसका अवलोकन भी करता है, अवलोकन भी करता है। तो बालक अगर पूछा जाए कि जो संवेदी पेशी अवस्था में अवलोकन की प्रक्रिया क्या संचालित होती है, बिल्कुल करेक्ट होगा। बालक जो है 0 से लेकर 2 वर्ष की आयु में अवलोकन करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें स्मृति पावर, स्मृति पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मृति क्षमता कहते हैं, है ना। स्मृति क्षमता का नाम हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मेमोरी पावर तीव्र होती है इसमें और सत्यता पर आधारित होता है ये, और वो भी सत्यता पर आधारित है। बहुत तेज़ी से वो लोग जो है किसी चीज़ को अर्जित कर लेते हैं, ठीक है, और इनकी बात जो है सत्य भी होती है। इसी में जो है खोजबीन की प्रवृत्ति पाई जाती है। 2 साल की उम्र में ही खोजबीन की जो प्रवृत्ति है इसी स्टेज में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस बार आयोग ने जवाब दिया माना, और वो है वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? आयोग ने कहा कि छिपी हुई वस्तु खोजने की जो प्रवृत्ति होती है वो 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच की आयु में पाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझे रहिए। छिपी हुई वस्तु खोजने की प्रवृत्ति, खोजने की प्रवृत्ति इसी आयु में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस भी कहते हैं। और मानसिक प्रारूप में वस्तु का अस्थायित्व रूप जो धारण होता है इसी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसी में सक्रिय ज्ञान, इसी आयु में ही सक्रिय ज्ञान और स्वयं का निर्माण भी देखने को मिलता है। सक्रिय ज्ञान एवं स्वयं का निर्माण भी इसी में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये संवेदी पेशी अवस्था में जीन पियाजे के पहली स्टेज में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अवलोकन के आधार पर वस्तु का स्थायित्व होता है, ये भी देखा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, वो होगा कि बच्चे का 3 वर्ष में, बच्चे का 3 वर्ष में 60% मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेपर में सवाल पूछा जाता है मानसिक विकास कितने वर्ष में बच्चे का होता है, और ये क्यों, ये बात किस विद्वान ने कहा है, तो आप ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे कि ये बात जीन पियाजे ने कहा। ठीक है, क्लियर है? सर इसे पियाजे ने कहा है? जी, पियाजे का कॉन्सेप्ट सब जीन पियाजे का ही तो कॉन्सेप्ट है, जीन पियाजे पे तो चल रहा है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट जीन पियाजे का चल रहा है। क्लियर? जी सर। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज। पहला स्टेज आपका कंप्लीट, इसमें जो भी चीज़ें आएंगी इन्हीं के इर्द गिर्द आएगी। क्लियर है ना? बोलिए, अगर कोई डाउट या दिक्कत होगी तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। एक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्रत्यात्मक अवस्था, जिसको हम लोग 2 से लेकर 7 वर्ष बताते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें बालक क्या करता है, जीववाद का विकास हो जाता है। जीववाद का विकास मतलब निर्जीव को सजीव मानने की संज्ञा देने लगता है। तो मैं आपसे यहाँ पे नोट कर भी देता हूँ ताकि आप ध्यान रहें। निर्जीव को सजीव मानने लगता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर जैसे बच्चा गिरता है ज़मीन पर, तो आप ज़मीन को थोड़ा सा पैर से जैसे मारते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, उसे लगता है कि इसको चोट लग रही है। इसलिए 2 से 7 साल की उम्र में बच्चों के अंदर जीववाद पाया जाता है। कहा जाता है निर्जीव को सजीव के रूप में वो जानते हैं। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि अहम केंद्रित भाषा इसमें इम्पोर्टेंट है। यहीं पर अहम केंद्रित भाषा, या आप ये कह लीजिए कि अहम केंद्रवाद, अहम केंद्रवाद। इसका तात्पर्य ये है कि स्वयं से बात करना। इसका तात्पर्य क्या होता है कि स्वयं से बात करना। बच्चे, आपने देखा होगा घर में कि बच्चे जो हैं अपने से बात करते हैं, तो वह प्रक्रिया अहम केंद्रवाद कहलाती है। तो पेपर में सवाल बनता है अहम केंद्रवाद की अवधारणा को लेकर कौन बात करता है, तो भी जीन पियाजे का नाम ही हमें देखने को मिलता है। विश्व की सभी भाषाएं बच्चे तक सीमित होती है, यह एक प्रकार से परिभाषा के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और नोट भी करूँगा, और नोट भी करिएगा आप सभी लोग भी, कि विश्व की सभी भाषाएं ठीक है बच्चे तक सीमित है, बच्चे तक सीमित हैं या होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, इसका कंटेंट वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, आप सभी लोग निश्चित रहेंगे।
इसमें एक और पॉइंट पाया जाता है, जैसे हम बात करें संरक्षण की कमी पाई जाती है, संरक्षण की कमी पाई जाती है। संरक्षण की कमी क्या होता है, इसी को शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आयोग कहता है कि हम विकेंद्री, कभी कभी आयोग कहता है विकेंद्री, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे विकेंद्री के बारे में भी, ठीक है। तो पेपर में जब पूछ लिया जाए विकेंद्रीयकरण की कमी, विकेंद्रीयकरण की कमी, तो इसी आयु में जो है हमें देखने को मिलता है, जो है 2 से 7 साल की उम्र में। इसका तात्पर्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या मीनिंग इसका होता है। इसका तात्पर्य होता है कि मात्रा, आकार, छोटा बड़ा, गुण, भौतिक गुण आदि मापने में कठिनाई कह लीजिए, या आप उसे वर्गीकरण कह लीजिए, वह वर्गीकरण नहीं कर पाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कि आपने 2 गिलास लिया, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी आवाज़ क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिएगा आप सभी लोग। जी सर। जी सर। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे 2 गिलास मैंने लिया है, ठीक है, 2 गिलास लिया है। अब आप थोड़ा सा देखें, 1 मिनट थोड़ा होल्ड रखिएगा आप सभी लोग। चलिए, आवाज़ क्लियर है ना? यस सर। हाँ, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप सबको ध्यान रखना है, पेपर में जो है संरक्षण की कमी वगैरह से भी सवाल में पेपर जो है हम लोगों से पूछा जाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप सबसे कहा, मैंने कहा कि 2 गिलास मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और एक बड़ा सा गिलास ले लेता हूँ, ठीक है, एक बड़ा सा गिलास ले लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, ये गिलास में जो दूध है यहाँ तक भरा पड़ा है, ये छोटा गिलास है। अब यही गिलास का दूध अगर मैं इस गिलास में डालूंगा तो लगभग यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब बच्चे को लगेगा, इस बच्चे को, ठीक है, मान लीजिए ये यक्स है, ये एक वाई है, जो वाई वाला बच्चा है, बालक है, इसे लगेगा कि यक्स का जो दूध है वो ज़्यादा है, यक्स का दूध जो है मिल्क ज़्यादा है, ठीक है। तो यह कहने का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जो है मात्रा का, आकार का, छोटा बड़ा का इत्यादि जो क्वालिटीज़ है, जो गुण है, उसका वहाँ पर अभाव पाया जाता है। तो इसे कहा जाता है संरक्षण की कमी या विकेंद्रीकरण की कमी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आया हुआ सवाल भी है। क्या सर? सर क्या इसको एक नाम और, जिसे विलोमीयता भी जान कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, विलोमिता भी कह सकते हो, पलटावी ज्ञान की कमी कह सकते हो, या विलोमिता की कमी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कोई दो राय नहीं। इसमें आपको बता दूं, एक जो है भाषा, यहाँ पर जो है भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास होता है इस अवस्था में, ठीक है, भाषा का विकास होता है। और साथ ही साथ अमूर्त जो है संप्रत्यय की विकास होता है, अमूर्त संप्रत्यय का विकास भी होता है, मतलब सही गलत का ज्ञान होना इस स्टेज में उनको हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अब तीसरे स्टेज के बारे में। एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या ये बातें आप सबको स्पष्ट हो गई है ना? जी। चलिए अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक थर्ड स्टेप आता है, और वो है ठोस, जिसे हम मूर्त कहते हैं, ठोस या मूर्त बोलते हैं, ठीक है। यह आयु जो है 7 से 11 वर्ष की होती है, ठीक है, मैंने पहले बता रखा। अब यहाँ पर देखिए जीववाद का विकास हो जाएगा, जीववाद का
विकास हो जाएगा। जीववाद का विकास होने का मतलब आप पता होगा, जैसे मैंने वहाँ पे कहा कि जीववाद निर्जीव को सजीव मानते थे, अब यहाँ पे निर्जीव को सजीव नहीं मानेंगे क्योंकि 7 से 11 साल की उम्र आ गई है इनकी, तो इन्हें पता हो जाता है ये सजीव चीज़ें हैं और ये निर्जीव चीज़ें हैं। यहाँ पर उसका विकास हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अब देखिए अहम केंद्रित भाषा जो है, ये भाषा आपका कन्वर्ट हो जाएगा सामूहिक भाषा में। किसमें? सामूहिक भाषा में। आप देख रहे थे पिछले स्टेज पे कि वो अहम केंद्रित थी, बच्चा केवल अपने आप से ही बात कर रहा था। यहाँ वो सामूहिक भाषा हो गया, जिसका मतलब वो सामाजिकृत भाषा का डेवलप कर रहा है एक प्रकार से। तो जो सामाजिकृत भाषा है वो इसी स्टेज में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, थर्ड पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण और संरक्षण का विकास हो गया। यहाँ वहाँ जो था आपका विकेंद्रीकरण करने में देख रहे थे कमी देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो विकेंद्रीकरण की जो है विकास यहाँ पर हमें देखने को मिला है, कमी नहीं मिली है, विकास देखने को मिला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तर्क क्षमता यहाँ से प्रारंभ हो गई। कौन सी? तर्क क्षमता यहाँ से क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आता है अभिसारी। क्या आता है? अभिसारी। ध्यान रखिएगा, मेडिकल सोशल वर्क में ये सवाल आया हुआ है। अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है जानते हैं आप लोग? इनबॉक्स थिंकिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? इनबॉक्स थिंकिंग कहते हैं। मतलब एक विद चिंतन, एक विद चिंतन। ठीक है, एक विद चिंतन, यानी एक प्रकार से यह जो है बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। यहाँ पर बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो कोई समस्या अगर है आपके पास और उस समस्या का एक ही हल है तो वो अभिसारी है। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, किसी एक समस्या का एक हल वो क्या कहलाएगा? अभिसारी चिंतन कहलाएगा। ठीक है ना। मैंने कहा अगर कि भारत की राजधानी क्या है तो आप सबका एक ही जवाब होगा दिल्ली, तो वह अभिसारी चिंतन का पार्ट बनेगा। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए। इसको बंद उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं, एक विद चिंतन बोलते हैं इसको, इनबॉक्स थिंकिंग कहा जाता है इसको। और यह ठोस और मूर्त वाली स्टेजेस में देखने को मिलता है। इसकी अगर आयु आप लोगों से पूछा जाए कि अभिसारी चिंतन की एज कितनी होती है, कितनी उम्र से स्टार्ट होती है, तो 7 वर्ष से स्टार्ट होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा, यहाँ पे यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको अभिसारी चिंतन पे बात कर रहा था। जो अभिसारी चिंतन की वर्ष है, एज है, वो 7 से 12 लगाइएगा। 7 से 12 वर्ष। ठीक है ना, 7 से 12 वर्ष। उसके बाद इसी में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो एक पाया जाता है, आप लोगों को बताऊंगा, तो निगमनात्मक ठीक है, तर्कना। ठीक है, ये तर्कना पाया जाता है और इसकी आयु जो होती है 7 से 8 वर्ष होती है। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर पहले से कोई चीज़ें जो है बनाई जाती है, रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर काम किया जाता है एक प्रकार से। ठीक है ना, इसको निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। तो पेपर में अभी तक यहाँ पर बात करूँ तो एक आपका ये इम्पॉर्टेंट है, निगमनात्मक तर्कना जिन प्याजे कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये पूछ सकता है। और अभिसारी चिंतन जिन प्याजे की किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे वस्तु अस्थायित्व पूछा जा सकता है, तो ये भी पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ ये जो है आपको बता दूँ, ये अवस्था जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, यह अवस्था जो है सत्य पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्य पर आधारित नहीं है ये बात, ये स्टेजेस। और
सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, एक शिक्षण विधि होती है। तो अगर पेपर में सवाल पूछा जाए तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है, विशिष्ट की ओर की ये जो है तर्कणा करता है। क्या करता है? तर्कणा करता है। इस सामान्य मतलब निष्कर्ष की बात करता है, सामान्य का मतलब निष्कर्ष की बात, और विशिष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? समाज जो है सामाजिक कृत्य की बात, सामाजिक कृत्य की ओर। तो निष्कर्ष से सामाजिक कृत्य की ओर जाना इसी अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार कंफर्म करिए, क्या ये स्टेजेस भी आपको कंफर्म होगा, क्लियर हुआ? बताइए सर, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है ये कितने एज तक का है? इसमें एज नहीं है, ये कोई एक शिक्षण विधि है, ये एक अच्छा। शिक्षण विधि है, इसमें कोई एज वगैरह नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। चलिए आगे बात करते हैं, और एक नया एक लास्ट स्टेज, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। चौथा जो स्टेज है आपका, वह स्टेज है आपका अमूर्त, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? औपचारिक भी बोल सकते हैं, है ना? 11 से लेकर 18 वर्ष, क्या बोल सकते हैं? 11 से लेकर 18 वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, अमूर्त या औपचारिक। इसमें अगर हम बात करें सर इसको 12 भी आप बताए, ऊपर मूर्त वाले बताए कि 7 से 12 वर्ष बताया आपने उसकी उम्र। किसका? ये बात, ये मूर्त या स्थूल संख्यात्मक नहीं, अवस्था का। वो मैंने आपको जो बताया है 7 से 11 वर्ष की आयु बताई है, वो जी। मूर्त से संक्रामक अवस्था। तो कहीं कहीं 11 से 18 भी कह सकते हो, आप 12 से 18 भी कह सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अभिसारी चिंतन 7 से 12 वर्ष पाई जाती है, वो आपको ध्यान रखना। अभिसारी चिंतन की आयु 7 से 12 वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक शब्द आता है स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप सबको पता भी होगा, स्वशासन की बात करता है, स्वशासन की बात होता है इसमें। स्वशासन करना चाहता है और वो सेपरेट होना चाहता है, अपने आप को अलग महसूस करता है, इसलिए उसको हम बात कर सकते हैं सेपरेट के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, स्वनियंत्रण की बात करता है, स्वयं नियंत्रण की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। तो आखिरी स्टेज में स्वशासन हुआ, सेपरेट हुआ, स्वनियंत्रण हुआ, ये स्वायत्तता जैसे शब्द को रिप्रेजेंट करता है। और अमूर्त औपचारिक अवस्था में पाया जाता है। इसी में अमूर्त चिंतन होता है। क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। क्या होता है ये? अमूर्त चिंतन देखने को मिलता है, मतलब कल्पना के द्वारा सीखते हैं बालक सीखते हैं और समझते हैं इसे कल्पना के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक और स्टेप पाया जाता है आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय का जो भाव उत्पन्न होता है वह स्वयं बनाने की बात करता है, स्वयं बनाने की बात करता है, कॉन्सेप्ट स्वयं बनाने की बात करता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो और एक चीज़ पाई जाती है, उसमें क्या पाया जा रहा था? अभिसारी पाया जा रहा था ना, तो यहाँ पर पाया जाएगा आपका अपसारी। क्या पाया जाएगा? अपसारी चिंतन पाया जाएगा। सर स्लाइड दिखा दीजिए, पीछे से छूट गया। अपसारी चिंतन क्या? देख सभी लीजिएगा, जो- रिकॉर्डेड क्लासेस अभी बाद में दिखा देंगे, पहले इसको समझिए। इसी में जो है एक अपसारी चिंतन पाया जाता है। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है कि किसी इसको बोला जाता है इनबॉक्स थिंकिंग, है ना, इसको इनबॉक्स थिंकिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, सर अब सारी को भी इनबॉक्स थिंकिंग ही बोलते हैं। देखिए इसको अगर हम बात करें, सॉरी, इनबॉक्स थिंकिंग जो है मैडम, वो अभिसारी को बोला जाता है। एक विध चिंतन है, बंद उत्तर वाला प्रश्न है। ठीक है, जी जी। लेकिन जब मैं बात करूं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, किसकी बात करूं? आउट ऑफ बॉक्स। हाँ, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, तो आपका यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा अपसारी चिंतन में। ठीक है, इनबॉक्स थिंकिंग तो आपका अभिसारी चिंतन में आएगा। मैं यहाँ पे नोट भी कर देना चाहता हूँ, जिस तरीके से वहाँ पे भी नोट किया हूँ यहाँ पे भी नोट कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। किसी एक समस्या का अनेक
समाधान, यानी एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव के रूप में, तो वह आपका अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार स्पष्टीकरण जरूर करिएगा, बताइए। यस सर। जी सर। जी अब सर। हाँ, जो अपसारी चिंतन है, ठीक है, जो अपसारी चिंतन है वह बेसिकली कोई अगर मान लीजिए समस्या है तो उस समस्या के अनेक समाधान होते हैं, और इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इंग्लिश में कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट बोला जाता है। पता भी होना चाहिए आप लोगों को, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है वो अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? वो अपसारी होता है। ये मैंने कहा कि भाई वृक्ष के काटने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब वृक्ष से काटने से आप लोगों ने अलग अलग समस्याएं बताई, मतलब ढेर सारी समस्याएं बताई, मतलब एक समस्या का समाधान करने के लिए कई टाइप से आप लोगों ने उसका रीज़न बताया, और समस्या का रीज़न भी बताया, और उसका समाधान करने का तरीका भी आप लोगों ने बताया, समस्या का आप लोगों ने तरीका भी बताया। एक मिनट, क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट है? आ रही सर, आ रही। मुझे लग रहा है आज की क्लास जो है आवाज़ आई थिंक नहीं होनी होगी। तो क्या बताया मैंने? कहा कि किसी एक समस्या का अनेक समाधान अगर होता है तो ऐसे परिपेक्ष में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, उसको हम बोलते जो है अपसारी। ये 11 से ऊपर चलता है, ये जो है 11 से प्लस होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इसे मुक्त, वहाँ बंद था, यहाँ मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसे हम कहते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसको हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली अगर हम बात करें, ये पाया किस में जाता है? तो ये पाया जाता है एक सृजनात्मक बालक में। किस में पाया जाता है? सृजनात्मक बालक में और प्रतिभाशाली बालक में पाया जाता है। ये प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें पाए जाते हैं ये अपसारी चिंतन। ठीक है, उनमें देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है समस्या समाधान का कौशल देखने को मिलता है। क्या? समस्या समाधान के कौशल देखने को मिलते हैं, कौशल देखने को मिलते हैं इसमें। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक समस्या का समाधान, ठीक है, जैसे एक से अधिक सृजनात्मक विचार लाना, एक से अधिक विचारात्मक प्रक्रिया प्रकट करना, ठीक है, इसी में नए विचार या आइडिया बनाना, ठीक है, कल्पना अभिगमन का विकास होता है, कल्पना के आधार पर नए नए तर्क देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें हमें देखने को मिलता है जीन पियाजे की थ्योरीज में। ये 4 अवस्था थी जीन पियाजे की, ठीक है, ये 4 अवस्थाएं थी जीन पियाजे की, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? संज्ञानात्मक संरचना के बारे में बात किया। ये अलग से आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे भी आप लोगों ने देखा होगा सवाल आता है, ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना को लेकर। अब संज्ञानात्मक संरचना किसने दिया है? तो नाम आना चाहिए, जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। इसमें इन्होंने जो है 2 प्रतिक्रियाओं के बारे में जिक्र किया है। कितनी प्रतिक्रियाओं के बारे में? 2 प्रतिक्रियाओं के बारे में जीन पियाजे महोदय ने जिक्र किया है। इसमें कौन कौन सी 2 प्रतिक्रियाएं हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक प्रकार से कॉन्सेप्ट के रूप में आया। एक आया था यहाँ पे अनुकूलन, और एक आपका आया था संगठन। जीन पियाजे का 2 परिपेक्ष आए थे। देखिए, बच्चा अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, संज्ञानात्मक विचार के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तब वहाँ पर जीन पियाजे ने अनुकूलन को 2 भागों में डिवाइड किया। अनुकूलन का मतलब हुआ बच्चा अपने आप को अनुकूलित कर लेना, या संज्ञानात्मक विचार के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना, एडॉप्ट कर लेना, अनुकूलित कर लेना। वो प्रक्रिया क्या बनती है? अनुकूलन की बनती है। इसमें जो है 2 पार्ट हमें देखने को मिले, और 2 पार्ट कौन कौन से रहे? एक पार्ट रहा इसमें समावेशन। क्या रहा? समावेशन। और समावेशन को ही आत्मसात कहा गया। क्या बोला गया? आत्मसात बोला गया
समावेशन को, और एक रहा आपका समायोजन, एक आपका रहा समायोजन। आत्मसात और समावेशन दोनों बात एक ही है, समायोजन अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि समावेशन और आत्मसात के साथ साथ जो समायोजन है वो क्या होता है। ध्यान से नोट करिएगा आप सभी लोग। एक शब्द हमारे सामने देखने को मिलता है, वह शब्द है समावेशन। समावेशन को इंग्लिश में जो है हम लोग क्या बोलेंगे, एसिनिएलेशन कहेंगे, और या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आत्मसात बोलेंगे, आत्मसात बोलेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? आत्मसात कारण से जो तात्पर्य बनता है वह बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बात करता है, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बात करता है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहूँगा जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहे। मैंने कहा प्रचलित कोई सूचना है, प्रचलित, ठीक है, सूचनाओं को नवीन सूचना में डालना या रखना आत्मसात कहलाता है। दो सूचनाओं को एक नवीन सूचना बना लेना। मैंने कहा मेरे पास एक पुरानी कोई सूचना थी, जानकारी थी, और एक और जानकारी मिल गई, तो इन दोनों सूचनाओं को मिला दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो इस एक सूचना को क्या कहेंगे, आत्मसातीकरण कहेंगे। पुराने विचारों को नई वस्तुओं का प्रयोग करना, पुराने विचारों को नई वस्तुओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आत्मसात कहलाता है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार पूछ लीजिए अगर कोई डाउट या दिक्कत हो। हेलो, हाँ हेलो सर। बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है सर आपकी, मेरे पास आवाज़ आ रही है। सर वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो नहीं शो हो रहा सर। क्या बात कर रहे हैं, वीडियो नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, नहीं दिखाई दिख रही है सर, दिख रही है सर। आ रही है सर। हाँ वीडियो आ रही। वो दिखाई तो दे रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका आत्मसात, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। नो सर। नहीं ठीक है। सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है पेपर में, समायोजन। क्या होता है समायोजन? इसका मतलब है नवीन, ध्यान रखेंगे, नवीन सूचना के आधार पर, नए सूचना के आधार पर, ठीक है, पूर्व सूचना में बदलाव लाना। बदलाव क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, समायोजन कहलाता है जी। सर वीडियो एक्चुअली सबका नेम शो हो रहा है, तो वीडियो आई थिंक कि जो नया कोई सूचना है उसके आधार पर पहले की सूचना में बदलाव करना समायोजन कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो कि नए विचार के साथ समायोजन करना, अर्थात अपने विचारों को नए विचारों में फिट बैठा देना, नए विचार में फिट बैठा देना। मतलब समायोजन के अंतर्गत पहले से सीखी गई क्रियाएं काम में ही नहीं आए। पहले आपने जो सीखा, पहले जो सीखा वो काम में ना आया, वो काम में ना आए, बात समझिए, बल्कि अपनी योजना और व्यवहार में परिवर्तन लाके वातावरण के साथ सामंजस्य करना समायोजन कहलाता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी? जी सर। जी सर। अब इसमें एक बात और ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, ये जो तथ्य है, जैसे जब दोनों प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चले
तो उस कंडीशन में इसको जानते हैं क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है संतुलित। ठीक है, इसको संतुलित कहा जाता है या संतुलित करण कहा जाता है। संतुलित करण का नाम दिया जाता है। ठीक है, जब आत्मसात और समायोजन कर लेता है बालक तो संतुलितीकरण पाया जाता है इसमें। ये बात इसमें कहा गया है जिनको। तो समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण या वर्णन यह एक दर्शन है और कुछ सभी बच्चों को नियमित और विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है समावेशन का। अगर पेपर में सवाल भी आता है तो ये समावेशन से ही पेपर में सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीन पियाजे का ये जो टॉपिक था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मैंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है, इसलिए इसको करवा दिया क्योंकि इस बार एक सवाल आ गया इससे वस्तु अस्थायित्व का। तो उसमें जितने इम्पोर्टेंट तथ्य थे जीन पियाजे का मैंने यहाँ पर इस वीडियो में या इस क्लास में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप बताइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरी पर, और वो थ्योरी होगी सिगमंड फ्रायड की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर। इसमें वो एक संगठन पार्ट था, अनुमूलम और एक संगठन। अच्छा, एक हाँ, यहाँ आपने सही बताया। मैंने एक संगठन जैसे शब्दों को जिक्र किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। आपने संगठन से समझते हैं क्या तात्पर्य होता है? जो सिंपल परिभाषा है, एकदम सिंपल परिभाषा, मेरे कहने का मतलब है संगठन की परिभाषा में आपने पढ़ा होगा औपचारिक संगठन। अभी कल ही मैंने आप लोगों से बात भी कर रहा था। तो किसी बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा कर देना, कोई एसोसिएशन या कंपनी की बात करना, या वह सामाजिक व्यवस्था जिसका लक्ष्य एक होता है कि अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं को नियंत्रित करे और अपने वातावरण से उसकी अलग सीमा होती है ना। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है संगठन। और संगठन कई तरह के होते हैं, सामाजिक होता है, राजनीतिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, सैनिक भी होता है, व्यावसायिक भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है। वो संगठन का उसकी बात किया था एक संगठन को लेकर। तो संगठन की परिभाषा केवल याद रखें बस, ठीक है, और कोई खास उसमें नहीं। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना। बाकी जो बचा हुआ है मैं कल की क्लासेस में आप लोगों को चर्चा करूँगा, ठीक है ना। ठीक है जी सर। 8 बजे वाली आएगी? हाँ, 8:30 वाली क्लास रहेगी। जी सर, ठीक। ओके सर। इसी लिंक पे होगा, अगर आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।